आज हम लोग बात करेंगे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के टॉपिक पे। और हम लोगों का टॉपिक आज है प्रीसेप्ट। हम लोग आज समझेंगे कि प्रीसेप्ट का क्या कंसेप्ट है अंडर द सिविल प्रोसीजर कोड। छोटा है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। मैं आज के एपिसोड को शुरू करूं उसके पहले अगर आप अभी तक चैनल पे नए हो तो इंतजार मत करें, जल्दी से जाएं। नीचे आपको दिखेगा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, आप उसको क्लिक जरूर कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी आपको अपने चैनल लाइव पे वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कोई भी पर्सनल क्वेरी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आप टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर जुटो और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज के एपिसोड को। क्या कहता है सेक्शन 46 ऑफ दी सीपीसी। हर एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, इसलिए लेक्चर को पूरा देखिएगा जरूर। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग पे। प्रीसेप्ट का क्या मतलब होता है। देखिए जो शब्द प्रीसेप्ट है इसको डिफाइन नहीं किया गया है सीपीसी में, लेकिन लिटरली इसका मतलब होता है एक प्रकार का रिटन ऑर्डर। ये जो रिटन ऑर्डर है ये जारी होता है एक कोर्ट के द्वारा दूसरे कोर्ट को। जारी होता है कुछ करने या कुछ नहीं करने के लिए, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को जो ऑर्डर इशू करे और वो ऑर्डर अगर लिखित में हो कुछ करने या कुछ ना करने के रिस्पेक्ट में तो वो प्रीसेप्ट माना जाएगा। लेकिन सिर्फ इतना ही बोल देने से नहीं होगा, इसके ऑब्जेक्ट को भी समझना पड़ेगा। तो मीनिंग तो समझ में आ गया, बात करते हैं ऑब्जेक्ट का। तो दूसरा नंबर पॉइंट है ऑब्जेक्ट, कि आखिर उद्देश्य क्या है प्रीसेप्ट का। आखिर एक कोर्ट दूसरे कोर्ट को क्यों रिटन ऑर्डर देता है, क्या करने के लिए रिटन ऑर्डर देता है। तो देखिए मुख्यतः यहां जो सेक्शन 46 कह रहा है सीपीसी का वो ये है कि अगर मान लीजिए कि डिग्री होल्डर को ये लगे, ध्यान से सुनिएगा इसके ऑब्जेक्ट को, डिग्री होल्डर को ये लगे कि जिस प्रॉपर्टी को लेके डिग्री पास हुआ है उसके फेवर में उस प्रॉपर्टी को जजमेंट डेटर एलियनेट कर देना चाहता है या डील कर रहा है उस प्रॉपर्टी के साथ जजमेंट डेटर कुछ इस प्रकार से जिससे कि लॉस होने का संभावना है डिग्री होल्डर को। और दूसरी बात कि वो प्रॉपर्टी उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं है जिस कोर्ट ने डिग्री पास किया है या जिस कोर्ट को डिग्री भेजा गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, वो किसी अदर कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है जजमेंट डेटर का। तो यहां पे इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो कोर्ट जिसने डिग्री पास किया और जिस कोर्ट को डिग्री एग्जीक्यूट करने के ट्रांसफर हुआ है तो वो क्या करेगा, वो रिटन ऑर्डर जारी करेगा डिग्री होल्डर के एप्लीकेशन पे। डिग्री होल्डर को ये ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा कि क्या ये कारण एग्जैक्ट कारण है कि जजमेंट डेटर प्रॉपर्टी के साथ डील करने वाला है और उससे डिग्री होल्डर को नुकसान होगा। तो यहां पे कोर्ट इशू कर देगी प्रीसेप्ट टू दी अनदर कोर्ट जिसके जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी है और जजमेंट डेटर को रोक दिया जाएगा उस प्रॉपर्टी को एलियनेट करने से या फिर उस प्रॉपर्टी का डील करने से। तो ये हो गया इसका उद्देश्य कि आखिर प्रीसेप्ट इशू होता ही क्यों है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया तीसरा नंबर पॉइंट बोल रहा है कि कौन सा कोर्ट है जो प्रीसेप्ट इशू करता है। तो मुख्यतः दो ही कोर्ट है जो इशू करता है प्रीसेप्ट, अदरवाइज और कोई कोर्ट प्रीसेप्ट इशू नहीं कर सकता है। पहला जिस कोर्ट ने डिग्री पास किया है, दूसरा जिस कोर्ट को डिग्री ट्रांसफर हुआ है फॉर एग्जीक्यूशन, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफेरी कोर्ट। अब आता है चौथा नंबर पॉइंट पे कि किस कोर्ट को प्रीसेप्ट इशू होता है। तो देखिए जनरली मैंने आपको बोला कि उसी कोर्ट को प्रीसेप्ट इशू होगा जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर का प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब यहां एक चीज और नोट कर लीजिए, जो प्रॉपर्टी है उसका नेचर इमूवेबल होना चाहिए। मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में प्रीसेप्ट इशू नहीं होता है। किस कोर्ट को इशू होता है प्रीसेप्ट, जिस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जजमेंट डेटर का प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को लेके इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके डिग्री पास हुआ है डिग्री होल्डर के फेवर में। तो ये हो गया चौथा नंबर पॉइंट। अब बात करते हैं इसके ड्यूरेशन के बारे में कि मान लीजिए एक बार प्रीसेप्ट इशू हो गया कोर्ट के द्वारा तो ये कितने टाइम पीरियड तक के लिए वैलिड माना जाता है। तो जिस डेट को ये इशू हुआ है उस डेट से 2 महीना तक के लिए वैलिड है, लेकिन इस टाइम पीरियड को एक्सटेंड किया जा सकता है फॉर फर्दर पीरियड कोर्ट के द्वारा। और नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉन एप्लीकेबिलिटी, कि ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी पे प्रीसेप्ट अप्लाई नहीं होता है। तो देखिए जो प्रॉपर्टी भारत के बाहर है, इनफैक्ट यू कैन से कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी भारत के बाहर सिचुएटेड है उस प्रॉपर्टी पे जो कॉन्सेप्ट प्रीसेप्ट का अप्लाई नहीं होगा। अब तो ये हमें अच्छे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीसेप्ट्स को लेके, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए
इस प्रिसेप्ट को हम लोग जनरली कहते हैं इंटरिम अटैचमेंट। क्या कहते हैं प्रिसेप्ट को जनरली? इंटरिम अटैचमेंट भी कहते हैं। ये एक्चुअल अटैचमेंट नहीं होता है, ये इंटरिम अटैचमेंट होता है। और अगर डिक्री होल्डर अप्लाई कर रहा है एज पर सेक्शन 46 प्रिसेप्ट्स के लिए, तो ये नहीं माना जाएगा कि जजमेंट डेटर अप्लाई कर रहा है फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री और बाय वे ऑफ अटैचमेंट। ये नहीं माना जाएगा क्योंकि ये खुद में एक अलग कंसेप्ट है। और तीसरा बात यह है कि जिस कोर्ट को प्रिसेप्ट इशू हुआ है वो कोर्ट प्रिसेप्ट के वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठा सकता है। आई रिपीट कि जिस कोर्ट को प्रिसेप्ट इशू हुआ है वो कोर्ट प्रिसेप्ट के वैलिडिटी पे सवाल नहीं उठा सकता है कि प्रिसेप्ट वैलिड है या नहीं। ये कुछ और पॉइंट थे जो आपको जानने बहुत जरूरी थे प्रिसेप्ट से रिगार्डिंग। तो दोस्तों अब आ चुका है लेक्चर को कंक्लूड करने का टाइम। हम लोगों ने इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि हर एक बात को सेक्शन 46 का सीपीसी हम लोगों ने समझा है, कुछ भी नहीं छूटा है। अगर सवाल आपको बन गया कि प्रिसेप्ट का मतलब क्या होता है तो आपको ये सभी बातों को बताना पड़ेगा। मैं अंततः बस इतना बोलूंगा कि अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, बात समझ में आई है, तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने स्टडी ग्रुप पे शेयर जरूर करें। आपके लाइक से, शेयर से, कमेंट से बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके सपोर्ट के कारण ही आज जो कुछ हूं यहां तक हूं। मैं अंततः फिर बोल देता हूं कि अगर कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। आप अगर लॉ स्टूडेंट हो तो टेलीग्राम जुडिशियल ग्रुप से जरूर जुटो, आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपके जुडिशियल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी आपको। तो दोस्तों आज लेक्चर में इतना ही। आपका अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।